भारत ने हमेशा शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आस्तीन के सांप की तरह डसने की कोशिश की। कभी पाकिस्तानी फौज, कभी नॉन स्टेट एक्टर्स यानी उनके आतंकवादी, उन सबको आगे किया। हर बार नया नाम, लेकिन मकसद वही, भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश। भारत से पिटने के बाद सीज फायर पहले भी हुए, लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं। ये कहानी है दो पड़ोसी मुल्कों की, एक जो हर बार संयम दिखाता है और दूसरा जो हर बार उस संयम की परीक्षा लेता है। हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, लगा शायद अब गोली नहीं बातचीत चलेगी, मगर पाकिस्तान फिर वही गलती, फिर वही धोखा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। शुरुआत हुई 1949 के कराची समझौते से। भारत पाकिस्तान के बीच पहली बार सीज फायर लाइन बनी और संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक तैनात हुए, मगर पाकिस्तान की मंशा तब भी संदिग्ध थी, आज भी है। Disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. 1965 भारत-पाक युद्ध 5 अगस्त से 23 सितंबर तक चला, जिसमें पाकिस्तान ने पहले कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठ की। भारत ने जवाबी कार्रवाई कर बढ़त हासिल की, लेकिन 22 दिन की लड़ाई के बाद युद्ध विराम हुआ। जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए गए और युद्ध से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई। 1971 का भारत-पाक युद्ध सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन इसका असर ऐतिहासिक था। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने निर्णायक जीत दर्ज की। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। बाद में शिमला समझौते में एलओसी तय हुई और भारत ने जीती गई जमीन पाकिस्तान को लौटा दी। करगिल युद्ध मई से करीब 2.5 महीने चला, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने करगिल में घुसपैठ की। भारत ने सफल सैन्य कार्रवाई कर अपनी जमीन वापस हासिल की। युद्ध में भारत की जीत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हुई। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर नवाज शरीफ की सरकार हटा दी। – 2003 में 26 नवंबर को हुआ ऐतिहासिक सीज फायर। नतीजा, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट बस सेवा शुरू हुई। भारत ने एलओसी पर बाड़ लगाने का अधूरा सपना पूरा किया, एक कदम आतंक के खिलाफ, मगर पाकिस्तान, उसने फिर गोलीबारी शुरू की, क्योंकि उसे शांति रास नहीं आती। 25 फरवरी 2021 भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बात की। एलओसी और बाकी सेक्टरों में संघर्ष विराम की फिर नई शुरुआत हुई। दोनों देशों ने माना शांति में ही समझदारी है, मगर कुछ ही महीनों में पाकिस्तान फिर अपने असली रंग में आ गया। घुसपैठ, गोलीबारी और आतंकियों की मदद, सब चालू रहा। हर बार जब पाकिस्तान पिटता है तो वो कुछ महीनों के लिए शांति की माला जपता है, लेकिन फिर वही काम दोबारा चालू कर देता है। एलओसी पर गोलियां चलाता है, सीमा पार से आतंकी भेजता है। सवाल बड़ा है कि क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा, या हर बार उसे जवाब सिर्फ एक ही भाषा में समझाना पड़ेगा, ठोस और तीखा।
भारत शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। एलओसी पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब मिला है और आगे भी मिलेगा, ठोस भी सटीक भी, क्योंकि अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई भी करता है। क्या पाकिस्तान को आतंक से अलग करके देखा जा सकता है? जवाब है नहीं। जिस देश का रक्षा मंत्री खुद मानता है कि पाकिस्तान दशकों से आतंक फैला रहा है, जहां के सैन्य अफसर पुलवामा जैसे हमले को रणनीतिक चतुराई बताकर गर्व महसूस करते हो, उस पर कैसे भरोसा किया जाए? जब सेना आतंकियों के जनाजे में शामिल हो पाकिस्तान की, तो साफ है वहां आतंकवाद और हुकूमत में कोई फर्क नहीं बचा है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सीज फायर का खेल पाकिस्तान भारत के साथ कई सालों से खेल रहा है, लेकिन इस खेल में भारत ने एक नई शर्त जोड़ दी है, एक्ट ऑफ वॉर। यानी अब भारत पर कोई भी आतंकी अटैक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और भारत इसका जवाब अपने हिसाब से देगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं पाकिस्तान और उसकी आतंकी सेना की मनोस्थिति। पाकिस्तानी सेना अब सेना कहलाने लायक नहीं है। प्रोत्साहित करने के लिए कही है, बल्कि उसने ये बात 16 अप्रैल को आयोजित पाकिस्तान में प्रवासियों के एक सम्मेलन के दौरान कही थी। ये उस सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान से हिंदू, क्रिश्चियन, सिख कहां गायब हो गए। कितनी घृणा भरी है पाकिस्तानी सेना और उसके अधिकारियों के मन में गैर इस्लामिक धर्मों को लेकर। पाकिस्तानी सेना, उसके नेता, मंत्री सब ये मानते हैं कि आतंक का खेल उनके लिए नया नहीं है, यानी रग रग में आतंकवाद है और ये पाकिस्तान को कबूल है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के इशारे पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान से लेकर पीओके तक 9 बड़े आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने मारे गए आतंकवादियों को राजकीय सम्मान दिया। I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. भारत के पलटवार से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। जंग के मैदान से गायब पाकिस्तान सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दी। हार का डर चेहरे पर था। पाक आवाम में डर घर कर गया था। तभी शायद पाकिस्तान को वो गुनाह भी कबूल करना पड़ा जिससे वो हर बार मुकरता रहा। We try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. दरअसल मनोस्थिति को समझना जरूरी यहाँ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तानी पुलवामा के जरिए अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपनी आवाम को पुलवामा याद दिलवाकर उनके अंदर गर्व की अनुभूति करवाना चाहते थे। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। जवाब में पाकिस्तान ने शहरी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, शकूर एयरबेस, सुनिया छावनी, कसूर रडार क्षेत्र और सियालकोट एविएशन बेस पर भारत ने हमला कर उसे करारा सबक सिखाया। फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर
डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। एलओसी पर मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकाने बर्बाद किए और सैकड़ों आतंकी मारे। पाकिस्तान अगर बोल रहे हैं हम जीत गए तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं आज की डेट में। गालिब, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि वो तो बिल्कुल ही चित हो गए। ऐसे चित हुए कि रहीम यार खान अपना एयरबेस, जो नूर खान उनका एयरबेस है, कमांड कंट्रोल totally destroyed, command and control destroyed, air defense destroyed, all radars penetrated through। आप समझ सकते हैं 3 to 4 layers to prevent, और उसके बावजूद जिस प्रकार से ब्रह्मोस ने जाकर के पूरा बर्बाद किया, आप देख सकते हैं द एंटायर एयर बेसिस आर टोटली रैंसैक्ड। मुझे नहीं लगता 71 की लड़ाई में भी इस तरह का रैंसैकिंग ऑफ द एयर बेसिस ऑफ पाकिस्तान हुआ जिस प्रकार से इस बार हुआ। एंटायर मतलब पाकिस्तान दहल गया, हिल गया। उनके बेस रूम्स, ऑपरेशनल रूम्स, रेडार्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, लॉजिस्टिक बेसिस, एवरीथिंग आग लगी हुई वहां पर। इनका जवाब उसकी जगुलर वेन पाकिस्तानी पंजाब पर निशाना साध कर दिया। ये सिर्फ बदला नहीं, चेतावनी थी कि अगली हरकत सीधा युद्ध मानी जाएगी। नूर खान एयरबेस जैसे अहम ठिकाने को टारगेट कर भारत ने दिखा दिया कि अब परमाणु धमकियों से भारत डरने वाला नहीं, और एक्ट ऑफ वॉर की बात कहकर भारत ने पाकिस्तान सहित पश्चिमी देशों को भी बता दिया कि अगर अब भी पाकिस्तान नहीं समझा तो हर तरह की कार्रवाई का अधिकार भारत के पास सुरक्षित रहेगा और वो निर्णायक युद्ध भी हो सकता है। पाकिस्तान नाम का गिरगिट रंग बदलता है, वो आगे भी बदलेगा, इतना तय है। लेकिन जिस पाकिस्तान के पास खाने का ठिकाना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जानते हैं कि वो कंगाल और बर्बाद मुल्क है, उसके पास युद्ध लड़ने का पैसा कहां से आ रहा था? दरअसल इसमें तुर्की और साथ ही चीन की भूमिका देखना भी बहुत अहम है। चीन की इस हौसला अफजाई के बिना हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान की कि वो जरा भी मुंह खोलता। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू है और ऐसे में चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ठीक ऐसे ही तुर्की ने भी पाकिस्तान को लगातार बैकअप दिया। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, इंफॉर्मेशन वॉर में अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय साथ दिया। इन दोनों देशों के सरकारी मीडिया एजेंसीज ने सूचना युद्ध के रूप में पाकिस्तान के झूठ को लगातार प्रचारित किया और दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को सही बताने की कोशिश की। आज के दौर में सूचना युद्ध के क्षेत्र में मजबूती काफी मायने रखती है। तुर्की को हमेशा से मॉडर्न खलीफा बनने का जुनून सवार है और इसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट उसे रास आता है। यही कारण है कि तुर्की बार बार कश्मीर के मुद्दे से लेकर पहलगाम हमले के बाद तक पाकिस्तान का साथ देता रहा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने इस्लामाबाद के सुर में सुर मिलाए और सैन्य सहायता प्रदान की। हालांकि तुर्की की मदद भी पाकिस्तान का कोई भला नहीं कर पाई। चीन को भी भारत की आर्थिक तरक्की से दिक्कत है। भारत के साथ उसका सीमा विवाद पुराना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान उसके एजेंडे में भी फिट बैठता है और उसकी जमीन भी चीन के काम आती है। ऐसे में एक तरफ तो चीन पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद भी करता रहा। अंत में चीन ने खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। चीन पाकिस्तान को हथियार भी देता है और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हिम्मत भी। भारत के सामने पाकिस्तान कोई चुनौती नहीं है, लेकिन चीन और तुर्की जैसे रंगे सियारों की भूमिका निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है।
भारत सक्षम है किसी भी तरह के हमले का जवाब देने में, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है।